तो आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी खास टॉपिक है। पूरी क्लास को अच्छे से देखिएगा, निश्चित तौर पर आपको कुछ नया ही जानने को मिलेगा। ठीक है, भले ही आप लोगों ने 1 से 2 बार पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि एक बार आप रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन के तौर पर आप देख लीजिए, निश्चित ही आपको कुछ नया ही मिलेगा। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं एनिमल के बारे में, यानी कि स्लॉथ के बारे में, सांप के बारे में, कुत्ता के बारे में और लंगूर के बारे में, हाथियों के बारे में और अन्य सभी जानवरों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। आइए बात करते हैं जानवरों के बारे में, यानी कि एनिमल के बारे में। आइए अच्छे से समझते हैं। जैसे कि बात करते हैं, कहा जा रहा है जानवरों की खाल पर जो डिजाइन बने होते हैं, जानवरों की खाल पर जो डिजाइन बने होते हैं वो उनके बालों के रंग के कारण होता है। देखिए, यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन कई जगहों पर हमें ये भी मिलता है कि जानवरों की खाल पर जो डिजाइन बने होते हैं वो जलवायु के कारण बने होते हैं। ठीक है, तो 2 में से जो भी पूछा जाएगा, 2 में से एक ही पूछा जाएगा, जो आपके ऑप्शन में मिल जाता है। अगर बालों के रंग के कारण पूछा जाता है तब भी लगा दीजिएगा, अगर जलवायु पूछा जाता है तब भी आप लगा दीजिएगा, तो दोनों ही बातें सही हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लगाइएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, नहीं तो जहां मन करे वहीं लगा दें आप। दिन में जागने वाले जो जंतु होते हैं या जानवर होते हैं आमतौर कुछ ही रंग को देख पाते हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि दिन में जो जागने वाले जंतु होते हैं या जानवर होते हैं वे क्या करते हैं, केवल और केवल कुछ ही रंग देख पाते हैं। लेकिन कहा जा रहा है यदि रात में जागने वाले जो जंतु होते हैं वे क्या देख पाते हैं, तो हर चीज़ को वे सफ़ेद और काली में ही देखते हैं। तो जैसा कि बात करते हैं, रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं वे हर चीज़ को किस में देखते हैं, सफ़ेद और काले में देखते हैं। अच्छा, एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है कि रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं उन्हें कौन से कलर दिखाई देते हैं, तो ध्यान रखिएगा सफ़ेद और काली, या हर चीज़ को किस कलर में वे देखते हैं, तो सफ़ेद और काली कलर में देखते हैं, यानी कि वाइट एंड ब्लैक में देखते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि बात करते हैं छिपकली। अच्छा, ये भी हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जो किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। किसी खास मौसम में अगर देखा जाए तो वे लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसा कि बात करते हैं छिपकली। अच्छा, छिपकली किस मौसम में ज़्यादा लंबी गहरी के नींद में चले जाती हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखते हैं कितने लोगों को पता है। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर कहा जा रहा है कुछ जानवर जो होते हैं जो तूफान या भूकंप के आने के समय के पहले ही अजीबो-गरीबे हरकतें करने लगते हैं। जैसे कि बात करते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो भूकंप या तूफान आने के समय के पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगली जानवरों में भी रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। देखिए, जो पालतू जानवर होते हैं वे भी ऐसा बता देते हैं। जैसे कि गाय की बात करते हैं, गाय या आप घोड़े को देखते हैं, अगर भूकंप या तूफान जैसे कोई चीज़ें आने वाली रहती हैं तो कहीं ना कहीं पहले ही वे हमें संकेत दे देते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा गाय या क्या नाम है घोड़े हैं तो कभी एक बार आप देखिएगा और आपको पता चल जाएगा और महसूस करिएगा कि वाकई में इन लोगों ने हमें पहले ही यह संकेत दे दिया था कि ऐसा होने वाला है। ठीक है, और जो जंगली जानवर होते हैं उनको भी ये सारी बातें पता चल जाती है, यानी कि वे भी समझ जाते हैं। ये तो मनुष्यों के लिए बात की जा रही थी, जो हमने पहले बताया कि मनुष्य भी जानवरों के पहले देखिए, जब पहले क्या था, हमारे पास इतनी जानकारियां नहीं हुआ करती थी, तो हम जानवरों को ही देखकर समझ जाते थे, उनकी हरकतों को ही देखकर समझ जाते थे कि क्या होने वाला है, यानी कि अभी इस समय क्या होने वाला है, कैसे मौसम में बदलाव आने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। बताया जा रहा है कि जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। बिल्कुल सही बात है कि जानवर भी जिस तरह से मनुष्य देखते हैं, जिस तरह से मनुष्य सुनते हैं, उसी तरह, और जिस तरह से मनुष्य किसी चीज़ को महसूस करते हैं उसी तरह जानवर भी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उनमें भी ये शक्ति दी गई है। जैसे कि आप बात करते हैं, अगर आप देखते हैं कि कोई भी कुत्ता होता है, यानी कि जो कुतिया होती है, अगर अपने बच्चे को जन्म देती है और उसका बच्चा अगर कहीं पर बिछड़ जाता है तो एक तरीके से वो महसूस कर लेती है और अपने बच्चे के पास पहुंच जाती है। तो आप समझ सकते हैं इससे। और जानवर देखते भी हैं, जो कि आप जानते ही हैं, और सुनते भी हैं और महसूस भी करते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों को कहना यहाँ एक और भी है कि वैज्ञानिक ये कहते हैं कि कई जानवरों को अपनी पूरी भाषा भी होती है। तो कई जानवर ऐसे हैं जिनकी अपनी पूरी भाषा भी होती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जिन जानवरों के बाहरी कान
जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर अगर देखा जाए तो बाल पाए जाते हैं वे बच्चे देते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है, स्तनधारी कहा जाता है। तो ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान हैं और जिनके शरीर पर बाल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्तनधारी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वे बच्चे को जन्म देते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि स्तनधारी जंतु या जानवर में कौन आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर के बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो कुत्ता को आप देख सकते हैं, यानी कुतिया को देख सकते हैं। फिर अगर आप गाय की बात करते हैं, भैंस की बात करते हैं और मनुष्य की बात करते हैं तो ये सारे ऊपर वाले एग्जाम्पल में आ जाते हैं। नीचे वाले एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो जिन जानवरों के बाहरी कान नहीं होते हैं वे शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। जैसे कि मुर्गी की बात करते हैं, बतख की बात करते हैं, शुतुरमुर्ग की बात करते हैं, ये सभी जानवर जो होते हैं अंडे देते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनके कान व शरीर पर बाल नहीं पाए जाते हैं, यानी कि इनमें कान नहीं पाए जाते हैं और शरीर पर बाल भी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। कान व शरीर पर बाल नहीं पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनके कान, मेन तो कान ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनके कान नहीं पाए जाते हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं वे बच्चे नहीं देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्तनधारियों की विशेषताओं में। स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियां पाई जाती हैं, जो कि 3 प्रमुख वे हैं। मेलियन, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, मेलियन है, इंकस है और स्टेपस है। तो दरअसल बताया जा रहा है कि स्तनधारियों की विशेषताओं में अगर देखा जाए तो जिनके शरीर पर बाल पाया जाता है या और कान होते हैं और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियां, 3 हड्डियां पाई जाती हैं। एक तो देखा जाए तो मेलिनियन है, दूसरा है इंकस है, तो तीसरा है स्टेपस है। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग जो होते हैं वे जंतु होते हैं और वे जंतु बच्चे देते हैं। तो कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जो जंतु होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों में यह नहीं पाया जाता है वे अंडे देते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिन जानवरों में ऐसी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, स्तनधारी जो नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे मुर्गी की बात करते हैं और पक्षी वगैरह की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। देखिए, जानवरों के कान के आकार और जो उनके सुनने की शक्ति होती है उसके बीच बहुत ज़्यादा गहरा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। ध्यान रखिएगा, जिन जानवरों के कान काफ़ी बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता कैसे होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं जानवरों के शिकार के बारे में। आइए समझते हैं जानवरों के शिकार के बारे में। यदि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो एक बार कमेंट करिए, यस सर आप जो हमें समझा रहे हैं बिल्कुल क्लियर है। देखिए, हाथों को कान के पीछे रखकर आवाज़ सुनाई देती है और हाथी को कान के पीछे रखकर आवाज़ सुनाई देती है। हाथी के कान के पीछे देखा जाए तो आवाज़ सुनाई देती है। हाथी को उनके दांतों और गैंडों के सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर देखा जाए तो हाथी के दांतों के लिए हाथियों को मार दिया जाता है, जानवरों के शिकार इसलिए किया जाता है। गैंडे को उनके सींग के लिए मार दिया जाता है। शेर, मगरमच्छ, सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरन को देखा जाए तो थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। और जानवरों को मारने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, शिकारी कहा जाता है। ऐसे लोग जो जानवरों को मारते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, शिकारी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, बात करते हैं कि कुछ जानवर होते हैं जिनके सोने का समय जो होता है अलग अलग होता है। आइए समझते हैं वे जानवर कौन कौन से हैं और वे कितने घंटे सोते हैं। जैसे कि बात करते हैं गाय के बारे में बात करते हैं तो गाय लगभग 4 घंटे सोती हैं। अजगर के बारे में बात करते हैं तो अजगर लगभग 18 घंटे सोते हैं। जिराफ के बारे में बात करते हैं तो जिराफ लगभग 2 घंटे सोते हैं। और बिल्ली की बात करते हैं तो बिल्लियां लगभग 12 घंटे सोती हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, गाय 4 घंटे सोती हैं, अजगर 18 घंटे सोते हैं, जिराफ 2 घंटे सोती हैं और बिल्ली जो है 12 घंटे सोती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं स्लॉथ के बारे में। सबसे फेवरेट टॉपिक है सीटेट का और आपका भी फेवरेट टॉपिक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। स्लॉथ के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना ही है। इसमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग से गैप नहीं होनी चाहिए, यानी कि मिस नहीं होने चाहिए। देखिए, जो स्लॉथ होता है वो देखने में भालू जैसे ही होता है, लेकिन ये भालू से अलग होता है। तो स्लॉथ की विशेषता ये है कि भालू जैसे ही दिखता है लेकिन ये भालू नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हैं स्लॉथ इस तरह से दिखाई देता है।
नेक्स्ट बात करते हैं, एक दिन में करीब लगभग 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम करके सोते हैं। कहने का मतलब ये है कि लगभग 17 घंटे आराम करते हैं या सोते हैं, वो भी उल्टे लटक कर। इस बात को भी ध्यान रखिएगा स्लॉथ के बारे में। 40 वर्ष इनकी जीवन काल होता है और ये 40 वर्ष के अपने जीवन काल में अगर देखा जाए तो लगभग 8 पेड़ पर ही अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। कहने का मतलब ये है कि 8 पेड़ों पर ही ये घूमते रहते हैं और इसी पर अपना जीवन बिता देते हैं। लगभग 40 साल जीते हैं, मतलब इनकी उम्र काफ़ी बड़ी है, मतलब ये जिएंगे ज़्यादा और रहेंगे कम ही जगह पर। और इस सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए उतरते हैं पेड़ से। अब सोचिए एक बार, ये जो स्लॉथ हैं सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए उतरते हैं। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी की पत्ती को खाकर अपना पेट भरते रहते हैं। कहने मतलब ये है कि पेड़ को ही नष्ट कर देते होंगे। तो जिस पेड़ पर ये रहते हैं उस पेड़ की पत्ती को खाकर अपना पेट भरते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बार स्लॉथ के बारे में मैं फिर से बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। स्लॉथ जो होता है भालू के जैसे ही दिखता है, लेकिन वो भालू नहीं होता है। 17 घंटे सोता है और वो भी उल्टे लटक कर सोता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, और 40 वर्ष के इनके जीवन काल होता है और लगभग 8 पेड़ों पर ही ये अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। और सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ों से नीचे उतरते हैं और जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पत्ती को खाकर अपना पेट भरते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बाघ के बारे में। आइए समझ लेते हैं बाघ के बारे में क्या बताया जा रहा है। देखिए, बाघ के बारे में बताया जा रहा है कि बाघ जो होता है अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। तो बाघ जो होता है वो देखा जाए तो अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम 1 किलोमीटर देखते हैं तो वो 6 किलोमीटर वो देख लेगा और बेहतर देख लेगा। ठीक है, हम यहाँ 1 किलोमीटर भी ढंग से नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, बाघ की मूछें जो होती हैं हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं। देखिए, जो बाघ की मूंछ होती हैं वे हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं और जिससे उन्हें शिकार की सही स्थिति का पता लग जाता है। जिससे उन्हें क्या होता है, शिकार की सही स्थिति का पता लग जाता है और इससे वे अंधेरों में रास्ता भी ढूंढ लेते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बाघ के बारे में हमने आपको बताया कि बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख लेते हैं या देख सकते हैं या देख सकता है, और उनकी जो मूंछें होती हैं हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं और जिससे उन्हें शिकार की सही स्थिति का पता भी चल जाता है और अंधेरे में भी वे अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। अच्छा, बाघ की विशेषता ये है कि बाघ और कुत्ते की विशेषता ये है, इनकी खुद की टेरिटरी होती है। टेरिटरी मतलब होता है इनका स्वयं का क्षेत्र होता है। वे अपने मूत्र छोड़ते रहते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, दूसरा जो बाघ होता है इनके टेरिटरी क्षेत्र में नहीं घुसेगा। कुत्ता और बाघ के बारे में अगर देखा जाए तो इनके खुद का एरिया होता है। ये अपनी एरिया से ना तो बाहर जाते हैं और ना ही इनके एरिया में कोई आता है। ठीक है, इनकी विशेषता ये भी है कि ये ना किसी के एरिया में जाते हैं और ना ही कोई दूसरा कुत्ता या बाघ जो होता है इनके एरिया में प्रवेश करता है। वे सभी आपस में समझौते करके कह सकते हैं रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, बाघ वैसे देखा जाए तो मौके के अनुसार ही अपनी आवाज़ बदलता रहता है। मतलब बाघ जो होता है मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है, लेकिन बाघ का जो गुर्राना होता है लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। अगर बाघ गुर्राता है तो ये मान के चलिए 3 किलोमीटर तक हमें सुनाई देता है। वाह भाई, ये है बाघ की विशेषता। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। देखिए, जो बाघ के दोनों कान होते हैं वे बाहर की आवाज़ों को कलेक्ट करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, बाघ हवा से पत्ते हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने की हुई आवाज़ के अंतर को भी तुरंत भाप लेता है। देखिए, बाघ के अंदर ये भी विशेषता है, अगर हवा में पत्ते हिल रहे हैं तो उसको भी जान लेता है कि पत्ते हिल रहे हैं, या शिकार की वजह से अगर झाड़ियाँ हिल रही हैं तो उसको भी वो अंतर समझ लेता है कि क्या चीज़ें हो रही हैं। मतलब पेड़ से पत्ते हिल रहे हैं या शिकारियों के द्वारा झाड़ियाँ हिल रही हैं, इसको भी वो अंतर कर लेता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये है बाघ की विशेषता। आइए समझते हैं हाथी के बारे में, जो कि आप पहले से ही जानते होंगे। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये आपके एग्जाम में आता है। बहुत सारे लोग ऐसे प्रश्न को भी गलत कर देते हैं। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है और इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है, जिसकी वजह से वे क्या करते हैं, पानी और कीचड़ में खेलते हैं। याद करिए आपके बचपन की कहानी। बचपन में हाथी वाली एक कहानी थी जो अपनी सूंड से क्या करते थे, पानी को नहलाती थी। एक दर्जी वगैरह था, ठीक है, और वो डेली उसे केला वगैरह देता था। इस कहानी को याद करिए, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाथी के कान के पंख होते हैं, हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं,
हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, जो गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करती है और जिससे इनका तापमान भी नियंत्रित रहता है, जिससे इनका तापमान भी नियंत्रित रहता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर हाथी अपने जो कान होती है उससे हवाएं हाँकती है, यानी कि हवा वगैरह करती है, तो इससे क्या होता है, तो उससे उनका तापमान भी नियंत्रित होता है। 3 महीने का हाथी का जो वजन होता है लगभग 200 किलोग्राम होता है। तो ध्यान रखिएगा 3 महीने का हाथी का जो वजन होता है 200 किलोग्राम होता है। अब इसको एक कहानी को समझिएगा। देखिए 100 केजी इज इक्वल टू क्या होता है, 100 केजी इज इक्वल टू होता है 1 क्विंटल होता है। और कई बार क्या होता है कि वहाँ पर 2 क्विंटल आ जाता है, तो ये समझ लीजिए 200 केजी इज इक्वल टू 2 क्विंटल होगा। ठीक है, तो हाथी के 3 महीने का जो बच्चा होता है उसका वजन कितना होता है, लगभग 200 किलोग्राम का होता है, यानी कि 2 क्विंटल का होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। एक जो बड़ा हाथी होता है दिन में 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हाथी बहुत कम ही आराम करते हैं, जैसे 4 घंटे या हो सकता है 2 से 4 घंटे तो सोए ही। ठीक है, तो 2 से 4 घंटा वे सोते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। हाथियों की विशेषता ये है कि अगर परेशानी आती है तो एक दूसरे की मदद भी करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस झुंड में लगभग हाथी के झुंड में 10 से 12 हथनी रहती हैं और बाकी बच्चे होते हैं। 10 या 12 के एक तरीके से झुंड होती हैं जिसमें हाथी के बच्चे होते हैं। और सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है पूरे झुंड के नेता होती है। सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है पूरे झुंड के नेता होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और आगे चलकर क्या होता है, जब यही हाथी जो होते हैं बड़े हो जाते हैं तो फिर 14 से 15 साल में हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने झुंड को छोड़कर चले जाते हैं। जो हाथी होते हैं एक तरीके से देखा जाए जब 14 से 15 साल के हो जाते हैं तो वे अपने झुंड को छोड़कर चले जाते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अब आइए बात करते हैं लंगूर के बारे में। यदि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही तो एक बार कमेंट करिए कि यस सर, आप जो हमें समझा रहे हो बिल्कुल क्लियर है। जैसा कि बात करते हैं लंगूर के बारे में। लंगूर जो है जंगल में ऊंचे पेड़ों पर बैठा रहता है और लंगूर अपने आस-पास आने वाले मुसीबतों को देखकर एक खास आवाज़ निकाल लेता है और जिससे अपने साथियों को भी संदेश दे देता है। और उनके जो साथी होते हैं वे भी चौकन्ना हो जाते हैं, यानी कि वे भी भागने का प्रयास करते हैं। तो जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ लंगूर जो होता है वो अपनी मुसीबत को समझ लेता है और एक ख़ास तरह की आवाज़ निकालता है जिससे सभी लंगूरों को पता चलता है और सभी वे भाग जाते हैं, यानी कि अपना बचाव कर लेते हैं। जैसे बात करते हैं आप कुत्ते के बारे में, डॉग के बारे में बात करते हैं। कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। देखिए कुत्ते की जो गलियां होती हैं, टेरिटरी क्षेत्र होता है, वे बटी होती हैं, जो कि हमने आपको पहले ही बताया। जैसे शेर और कुत्ते की बात करते हैं, एक कुत्ता दूसरे कुत्ता के गलियों में नहीं जाएगा, टेरिटरी क्षेत्र में नहीं जाएगा, क्योंकि वो क्या करता है, मल मूत्र से पहचान लेता है कि ये हमारा इलाका नहीं है और उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। ठीक है, पहली बात तो वे ना दूसरे के इलाके में जाते हैं और ना ही उनके इलाके में कोई प्रवेश करता है। गलती से प्रवेश कर भी जाता है तो आप जानते हैं कि कितना ज़्यादा वे भौंकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं। देखिए बताया जा रहा है कि मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। तो मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन वे हमें आसानी से नहीं दिखाई देते हैं। और छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, उनको भी देख पाना काफ़ी कठिन होता है। मछलियाँ जो होती हैं खतरों की चेतावनी को एक दूसरे को बिजली के तरंगों से देती हैं। तो मछलियाँ जो होती हैं खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली के तरंगों से देती हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। डॉल्फिन जो होती हैं वे अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती हैं जिससे एक दूसरे से बात करती हैं। तो डॉल्फिन की विशेषता ये है कि वे भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं और जिसकी वजह से एक दूसरे से वे बात करती हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। अच्छा, विशेषता यहाँ पर ये भी है, देखिए गिलहरी और चूहा की एक ही बातें हैं, उनके दांत बढ़ते रहते हैं और जिसके कारण क्या होता है, वे काटते और कुतरते रहते हैं ताकि उनके जो दांत है वे घिस जाएं और इससे क्या होगी, उनकी मृत्यु ना हो। अगर गिलहरी और चूहे जो हैं अगर वे ना कुतरे तो ये मान के चलिए उनके जो दांत होंगे वे बढ़ जाएंगे दोनों तरफ से और जिससे मुंह नहीं खुलेगा और जिससे उनकी मृत्यु हो सकती है। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को काटने के काम आते हैं। इस बात को तो ध्यान रखिएगा। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होता है और पीछे के दांत चपटे होते हैं और बड़े होते हैं जो चबाने के लिए होता है। तो गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होता है और पीछे के जो दांत होते हैं चपटे होते हैं और बड़े होते हैं जो चबाने के लिए होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं सांप के बारे में।
सांप के बारे में बताया जा रहा है कि हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं। तो हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं। इसमें नाग होता है, करैत होता है, दुबैया होते हैं और अफाई होते हैं। तो नाग, करैत, दुबैया और अफाई होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जब सांप किसी को काटता है तो 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में चला जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सांप के बारे में भी विशेषता को ध्यान रखिएगा। और इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है। ध्यान रखिएगा, सांप के काटने से अगर किसी व्यक्ति को बचाना है तो उसे कौन सी दवा देना है? सीरम नाम की दवा देना है। और ये जो सीरम होती है सांप के जहर से ही बनाई जाती है। अच्छा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सीरम को लिख लीजिएगा अपने कॉपी में और या तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। आइए अब समझते हैं सांप के बारे में, अन्य चीज़ों के बारे में। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता है बल्कि निगल जाता है। यानी कि निगल मतलब एक तरीके से सीधा ही अंदर ले लेता है। अच्छा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सांप क्या चबा कर खाना खाता है या निगल जाता है? निगल कर, तो ध्यान रखिएगा, आपको बताना है निगल कर खाना निगल जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन के कंपन से ही सुन पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सांप के बाहरी कान तो नहीं होते हैं, लेकिन ज़मीन पर हुए कंपन को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और उसी से महसूस करके आगे के काम करते हैं। सपेरों को जो सपेरे होते हैं, जो सांप को पकड़ने वाले होते हैं, उन्हें सपेरा कहा जाता है। और सपेरों को कालबेलिया कहा जाता है। ये आपके एग्जाम में आ चुका है। सपेरों को क्या कहा जाता है? कालबेलिया कहा जाता है। कालबेलिया नाच में सांप जैसे मुद्राएं होती हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसे मुद्राएं होती हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। सांप खेतों में फसलों को चूहा से बचाने के लिए भी मदद करता है और इसलिए सांप को भी कहीं ना कहीं किसान का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सांप सुन नहीं पाते हैं, केवल बीन के हिलने के अनुसार वे अपना सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि बीन के वजह से ही क्या होता है, सांप नाचती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अवैज्ञानिक बातें हैं, ये बिल्कुल अवैज्ञानिक बातें हैं। बल्कि जैसे जैसे बीन बाजती है वैसे वैसे सांप करते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सांप नाच रहे हैं यानी डांस कर रहे हैं। आज मुझे लगता है कुछ लोगों को पहली बार पता चला होगा और आज के बाद आप ये मत बोलिएगा सांप डांस भी करते हैं। कालबेलिया जाति के रोशन नाथ जी अपनी जाति में बहुत ही मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक से खतरनाक, जहरीले से जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। भैया रोशन नाथ का नाम जरूर याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कालबेलिया जाति के कौन से ऐसे महान शख्स थे जिन्होंने खतरनाक से खतरनाक सांप को पकड़े, जहरीले से जहरीले सांप को पकड़ लेते थे। तो उनका नेम था रोशन नाथ, जो कालबेलिया प्रजाति के आते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, केचुए के बारे में बात करते हैं। तो केचुआ जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। देखिए, केचुआ क्या करते हैं, ज़मीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं और ज़मीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाती है। अगर देखा जाए तो ज़मीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। केचुए क्या करते हैं, मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। देखिए, जो एक तरीके से बेकार हुई पत्तियां होती हैं या जो एक तरीके से पौधे होते हैं, उन सभी को एक तरीके से केचुआ खाते हैं। इनके मल से ही ज़मीन उपजाऊ बनती है। ध्यान रखिएगा, केचुए के मल से ही क्या होता है, ज़मीन उपजाऊ बनती है और इसके वजह से किसान का मित्र भी कहा जाता है केचुआ को। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन कहा जाता है। अच्छा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि केचुए के पालन को क्या कहा गया है, वर्मी कल्चर कहा गया है या वर्मी कंपोस्ट कहा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो जल्दी से एक बार कमेंट करिए। सॉरी, 1 मिनट बच गया। चलिए बात करते हैं, चींटियों के बारे में बात कर लेते हैं। चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं और चींटियाँ का काम बटा रहता है। रानी चींटी का काम क्या होता है, अंडे देना का काम होता है। और सिपाही चींटी का काम क्या होता है, बिल का ध्यान रखना काम होता है, ठीक है। और काम करने वाली चींटियों का और जो भी अन्य चींटियाँ होती हैं, ये समझ लीजिए वे कर्मचारियों का काम करती हैं और उनका काम होता है भोजन ढूंढकर बिल तक लाना, ठीक है। तो देखिए, चींटियाँ जो होती हैं मिलजुल कर काम करती हैं, इनके सबके काम बटे होते हैं। जैसे जो रानी चींटी होती है उसका काम होता है अंडे देना, जो सिपाही चींटी होती है या सिपाही चींटियाँ जो होती हैं उनका काम होता है बिल का ध्यान रखना, और जो अन्य चींटियाँ होती हैं उनका काम होता है भोजन को ढूंढना और बिल तक पहुँचाना।
चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती जाती हैं जिसे सूंघ कर पीछे वाली चींटियों का रास्ता मिल जाता है। तो दरअसल क्या होता है, जो चींटियां होती हैं वे क्या करती हैं, कुछ गंध छोड़ती हैं और जिसे सूंघ कर पीछे वाली जो चींटियां होती हैं, पीछे आने वाली जो चींटियां होती हैं उन्हें रास्ता मिल जाता है। पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेती है। जो पहरेदार चींटी होती है एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती हैं जिसकी वजह से दूसरी चींटी उन्हें पहचान लेती है। वाह भाई, कितना अद्भुत चीज़ें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, चींटियाँ खाने की चीज़ को अपने बिल में जमा करती हैं। चींटियाँ क्या करती हैं, खाने की चीज़ों को अपने बिल में जमा करती हैं। सामाजिक कीट दीमक और ततैया मधुमक्खी ये भी चींटियाँ ही होती हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं मच्छरों के बारे में, जो कि आप पहले ही जानते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मच्छरों की विशेषता ये है कि हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे और हमारे शरीर की गर्मियों को भी ढूंढ लेते हैं। मच्छर जो होते हैं पानी में ही अंडे देते हैं और यही जो अंडे देते हैं आगे चलकर बच्चे का रूप ले लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, और जो बच्चे होते हैं आगे चलकर वयस्क हो जाते हैं तो वे मच्छर बन जाते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि बीमारियां जो हैं मच्छरों से ही फैलती हैं। तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे बीमारियां जो होती हैं वो मच्छरों से ही फैलती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड होते हैं। तो मक्खी से क्या होता है, डायरिया और हैजा, टाइफाइड जैसे बीमारियां फैलती हैं। और मक्खियां अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लाती हैं और जब यह बिना ढके खाने पर बैठती हैं तो उसे दूषित कर देती हैं। उस खाने को खासकर हम बीमार पड़ जाते हैं, खाने की वजह से हम खासकर बीमार पड़ जाते हैं। मच्छरों से बचने के लिए उपाय क्या हो सकते हैं? एक तो रुके हुए पानी या इकट्ठे पानी को मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं, वो तो हम जानते ही हैं। इसलिए एक तरीके से इनको रोकने के लिए देखिए, इसको सिंपल सी बात में समझ लीजिए, यहाँ पर सारी बातें हैं। देखिए दरअसल क्या होता है, जब गड्ढों वगैरह में जो बरसात का पानी होता है वो रुका होता है या किसी भी तरह का पानी आकर रुका होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, मच्छर बैठते हैं और वे अंडे देते हैं और जिसकी वजह से आगे चलकर वे लार्वा मच्छर जो अंडे देते हैं उन्हें लार्वा कहा जाता है और वही आगे चलकर क्या होता है, मच्छर बन जाते हैं। अगर इनको रोकना है तो फिर इनके लिए क्या करना होगा, हमें मिट्टी का तेल इस गड्ढे में डालना होगा जो पानी वाला होगा, जिससे मच्छरों की जो जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मच्छरों की जो प्रजनन क्षमता होती है, एक तरह अंडे देने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है और धीरे धीरे फिर मच्छर मर जाते हैं। और हमें एक तरीके से पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। ठीक समझ में आया कि नहीं वाला? एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए जैसे क्या होता है कि जो मच्छर ज़्यादा मिलेंगे वो इकट्ठे पानी में आते हैं, जैसे कि बरसात के जो पानी होते हैं या किसी भी तरह के पानी जो होते हैं वे उसी में आकर मच्छर बैठ जाते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है कि इसी में अंडे देते हैं और जिसकी वजह से मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं तमाम तरह की बीमारियां हम तक पहुंचने लगती हैं। अब मच्छरों को रोकने को उपाय है कि इसमें जो मिट्टी का तेल होता है, जिसे केरोसिन तेल आप कहते हैं, मिट्टी का जो तेल होता है इसमें अगर हम डाल देते हैं तो मच्छर जो इसमें हैं उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जिसकी वजह से वे मरना शुरू हो जाते हैं। तो मच्छरों के रोकने का उपाय यही है, यानी कि जब वे एक तरीके से ऑक्सीजन की कमी होगी तो मरने लगेंगे तो वे अंडे नहीं देंगे तो आगे एक तरीके से कह सकते हैं बच्चे नहीं होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हमें मच्छरों से बचना है तो घरों में क्या करना होगा, DDT का छिड़काव करना चाहिए। आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखना चाहिए। मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। जमे हुए पानी में मिट्टी के तेल का छिड़काव कर देना चाहिए। पानी में मछलियाँ डालने से मछलियाँ मच्छरों के अंडे को खा जाती हैं। अगर पानी में हम मछलियों को डाल देते हैं तो मछलियाँ भी क्या करती हैं, अंडे को खा जाती हैं मच्छर के, जिससे क्या होता है कि ऐसी जो बीमारियाँ होती हैं वो कम हो जाती हैं, यानी कि एक तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं, उनके वजह से बीमारियां नहीं बढ़ पाती हैं, क्योंकि मच्छर ही नहीं होंगे तो बीमारियां कैसे बढ़ेंगी। रेशम का कीड़ा के बारे में बात करते हैं। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को अपनी इसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी तक पहचान लेता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, रेशम का जो कीड़ा होता है अपनी मादा को उसके गंध से क्या होता है, कई किलोमीटर की दूरी से पहचान लेता है। ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। रेशम का कीड़ा जो होता है अपनी मादा को कैसे पहचान लेता है, तो ध्यान रखिएगा, गंध से पहचान लेता है। ठीक है। चूहा के बारे में बात करते हैं। अभी हमने आपको बताया ही था, चूहा और छिपकली एक ही रहते हैं। वे हमेशा क्या करते हैं, उतरते रहते हैं और जिसकी वजह से उनके दांत ना बढ़ें और जिससे उनकी मृत्यु ना हो। चूहों की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इनके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की जो क्षमता होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा।
तो दोस्तों जैसे कि चूहा के बारे में एक बार फिर से बता देता हूँ, और अभी तक हमने क्या बता दिया है एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। चूहा को हमने बताया कि चूहा को देखने की क्षमता कम होती है, चूहों को देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इनके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जैसे कि बात करते हैं, अभी तक हमने आपको क्या क्या बता दिया है, एक बार जल्दी से रिवीजन करवा देता हूँ और उसके बाद आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करता हूँ दोस्तों। और यदि आपके कोई डाउट्स होती हैं तो एक बार कॉल ज़रूर करिएगा, मैसेज ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आज हमने आपको बताया कि भैया स्लॉथ, सांप, कुत्ता और लंगूर वगैरह के बारे में आज हम समझेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था, जैसे कि जानवरों में हमने आपको बताया कि जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं, कोई हर चीज़ को सफ़ेद और काले में देख पाते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो खास मौसम में गहरे नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली की बात करते हैं। और जानवर जो होते हैं वे जैसे कि लोग क्या करते हैं, जानवरों के हरकतों से पहचान जाते हैं कि कुछ अजीब घटनाएं घटने वाली हैं। तो एक उनके जैसे तूफान या भूकंप आने वाले हैं। जानवरों में देखने की, सुनने की और महसूस करने की शक्ति होती है। और कई जानवर होते हैं जिनके पास अपनी भाषा भी होती है पूरी। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान बता ही दिया। स्तनधारियों की विशेषता ये है कि इनके शरीर पर बाल पाया जाता है और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियाँ पाई जाती हैं। वे कौन कौन सी है? एक तिमेलियन है, इनकस है, स्टेपस है। यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दे तो सभी स्तनधारी वर्ग जो होते हैं, वे जंतु जो होते हैं वे बच्चे ही देते हैं। और जिन जानवरों में नहीं पाया जाता है वे अंडे देते हैं। जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनके शरीर की क्षमता अधिक होती है। जानवरों का शिकार आप जानते हैं किसके कारण किस जानवर का शिकार किया जाता है, और कौन से जानवर कितने घंटे सोते हैं, ये भी हमने आपको बता दिया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। वैसे क्लास बड़ी हो जा रही है रिवीजन करने से। चलिए आज की क्लास को यहीं स्थगित कर देते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। यदि आपके कोई क्वेश्चन होते हैं एक बार ज़रूर पूछिएगा।